हम लोगों का एक इन्वेंशन उनका अभी नया मार्केट में आया है, वो मैं बड़ा उसके बोलने में बड़ा गर्व अनुभव करता हूँ कि अभी एक वृत्ति, एक स्वाभिमानी सेवा, उड़िया में जिसको बोलते हैं स्वाभिमानी सेवा, वो वृत्ति है, वो दिव्यांग लोगों के लिए है। उसमें क्या होगा, दिव्यांग लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, दिव्यांग लोग प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे और उसको बेचेंगे। गवर्नमेंट जॉब भी तो सर अपने आप में एक राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक सेवा का ही है कि आप उसमें रहते हुए भी कर सकते थे, लेकिन वो छोड़ने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, दो चीज़ है, एक तो लिमिटेड आप कर सकते हैं जी, अपना जॉब है, आपका जॉब कोई भी कर सकता है, लेकिन आपका काम कोई नहीं कर सकता। नंबर 2 है कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मुझे बड़े भाई सब मिले हैं जो मुझे गाइड करते हैं। संघ हम लोगों को चलना सिखाया है, संघ हम लोगों को बात करना सिखाया है, और सामाजिकता कैसे होता है उस संघ से सीखे। सोशल एजुकेशन को हम लोग देख रहे हैं, दिव्यांग लोगों को देख रहे हैं, उसका पूरा पहले से लेके, जैसे कोई दिव्यांग बच्चा फ्री पढ़ना चाहता है तो मेरा स्कूल में पढ़ेगा, उसके लिए वो व्यवस्था की है। अंधे बच्चे, VI बच्चे, HI बच्चे, और आपका रिटायर, अभी हम लोग जा रहे हैं CP की तरफ, मेंटल रिटायरमेंट की तरफ, वो सारे बच्चे स्कूल में पढ़ने का प्रोविज़न है। सारे बच्चों को बोलता हूँ, आप 18 साल जब होगा, वो जो जन्मदिन आप मनाएंगे, एक बार सारा यूथ एक प्रोमिस लीजिए कि उस दिन ब्लड एक डोनेट कीजिए। वो स्टार्टिंग है, आपको 18 साल से पहले कोई नहीं लेगा आपसे। जिस दिन 18 साल होगा, ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सबसे कि आप ब्लड कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकता, हम लोगों को ही ब्लड डोनेट करने से दूसरे को मिलेगा जी। इसलिए ब्लड डोनेट करना ये एक प्रैक्टिस बना दीजिए, 6 महीना में एक बार ब्लड डोनेट करें, खुद स्वस्थ रहे, दूसरे को स्वस्थ करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है सोशल कॉज के ऊपर। हर इंसान पैसे कमा रहा है, जीवन जी रहा है, आगे बढ़ रहा है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन जो समाज के लिए, दूसरों के लिए करता है, उसको हम मानते हैं कि ये इंसान नहीं है, भगवान है। क्योंकि आज के टाइम में जहाँ दुनिया इतनी मतलबी हो चुकी है कि अभी आपने देखा ही होगा, हाल फिलहाल में ऐसे केसेस आ रहे हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नरसंहार हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो उसी हजारों करोड़ लोग इस दुनिया में रह रहे हैं, उनमें से कुछ एक ऐसे चुनिंदा लोग हैं जो लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आप मीडिया में, न्यूज़ चैनल में ऐसी फुटेजेस, ऐसे वीडियोस तो डेली देखते हो कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम दुनिया का आपको दूसरा फेस दिखाने वाले हैं इस पॉडकास्ट में, इस वीडियो में, जहां हमारे सामने जो हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं अभी आपसे रूबरू होंगे, जो दुनिया के लिए एक भलाई का काम कर रहे हैं बहुत कई सालों से। तो वो बताएंगे अपनी जर्नी कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, अभी किस स्टेज पर है, आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हो। सत्यव्रत साहू जी आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं। नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार जी। सर जो है दिव्यांग लोगों की सालों से मदद कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई का जिम्मेदारी उठाते हैं, उनके आने वाले टाइम में एम्प्लॉयमेंट की जिम्मेदारी उठाने वाले हैं, उनके लिए नई नई सर्विसेज लेकर आते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आप नेगेटिव चीजें तो देख ही रहे हो मीडिया में, कुछ पॉजिटिव देखो, कुछ आप भी मोटिवेट हो, ताकि आप भी आगे आओ, आप भी आगे बढ़ो, सर की ट्रस्ट में, सर के फाउंडेशन में जुड़ के दिव्यांग लोगों की मदद कर सको। तो हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं और सर का स्वागत करते हैं। सर नमस्कार एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सत्यव्रत जी भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और वहीं सर अपनी ट्रस्ट को चलाते हैं, साथ में कॉलेज और इंस्टीट्यूट भी है जिसमें दिव्यांग भी पढ़ते हैं और नॉर्मल भी पढ़ते हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा सो दैट कि हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाए। जी, सबको नमस्कार जो मुझे आज देख रहे हैं, और भाई सबको बहुत सारा शुभकामना क्योंकि आप मुझे मौका दिया आपके सामने बैठने के लिए। जी, मेरा नाम सत्यव्रत साहू है। आप जो बोले ये सारा चीज़ को मैं एक साइड में रखते हुए मैं ये बोलूँगा कि हमारा पूरा परिवार जो है इसी काम में लगा हुआ है सालों से। मेरा जो मार्गदर्शक हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उनका मार्गदर्शन में मैं चलता हूँ। वो बड़े भाई कम हैं, मेरे पापा समान हैं, पिताजी हैं। वो सारा चीज़ मुझे कहाँ से लेके कहाँ पे पहुँचा दिए हैं वो भगवान जाने और मैं जानता हूँ। मैं
पहले रेलवे में जॉब करता था, उनका इंस्पिरेशन से मैं यहाँ पे आया। वो थोड़ा दिव्यांग हैं, वो अच्छे बहुत सशक्त हैं, लेकिन कुछ रोड एक्सीडेंट का चलते उनका एक पैर खराब हो गया है। तो उसमें भी वो इतना तंदुरुस्त हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, इतना तेज़ी से काम करते हैं और सोशल सर्विस करते हैं कि हम लोग उनका पीछा नहीं कर सकते। मैं सिर्फ उनका इंस्ट्रक्शन से चलता हूँ और मैं खुद को छोटा भाई के रूप में बड़ा खुश हूँ। हमारा पूरा परिवार में हमारा जो मार्गदर्शक हैं, हमारे पापा जी हैं, जो डेथ कर चुके हैं, गुजर गए हैं। उनका नाम से आप सोच सकते हैं कि वो एक शिक्षक थे, लेकिन जिस दिन वो गुजर गए, जिस दिन, उस दिन लगभग पूरा एरिया शोकाकुल था। पूरा लगभग 10 से 15 हज़ार आदमी हमारा घर में इकट्ठा हुए थे। तो बचपन से ये हम लोगों का सीख मिलता है। मेरे छोटे पापा जो हैं वो आरएसएस के संघ चालक हैं। हमारा घर में बचपन से प्रचारक लोग आके रहते थे, हम लोगों को उनका साइकिल में बैठा के घुमाते थे। तो बचपन से सेवा क्या होता है, कितना कम में हम लोग ज़िंदगी जी सकते हैं, बाकी काम हम लोग सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, ये बचपन से हम लोग उन्हीं से सीखे। आगे आगे धीरे धीरे जैसे आए, हमारा घर एक मेस था। मेरा पापा का नाम कैलाश सर है, कैलाश सर का मेस बोलते थे। इसमें 20, 25, 40 आदमी रहते थे हमारा घर में। मेरा माँ बावर्ची थी, खाना बनाती थी सबके लिए, और हम लोग सब उसी मेस में रहते थे। साइड में एक डब्बा था जिसके अंदर में कोई पेरेंट्स आएगा तो चावल डाल देता था, दाल डाल देता था थोड़ा सा, तो उसी में हम लोगों का गुजारा होता था। हम लोग फिर भी किसी से वहाँ से आईएएस निकले हैं, ओएस निकले हैं, अभी बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है। बहुत सारा बच्चे जो हैं वो हमारा घर से पढ़ के निकले। क्या बात है सर, मतलब ये भी अपने आप में एक कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स हैं आपकी। जी जी एकदम, जो आज आपके साथ हैं। जी जी, मेरा दादाजी का नाम सबको ही जानते हैं वहाँ पे। अच्छा। हमारे गांव में वो एक परंपरा चल आ रहा है। तो अभी मेरे बड़े भाई वो काम को आगे ले रहे हैं। हमारा घर जोत परिवार है, यूनाइटेड हैं सब। पापा लोग 4 भाई हैं, जो सबसे बड़े भाई हैं वो डॉक्टर हैं। अच्छा। वो भी अपना फ्री मेडिकल चलाते हैं, जिसमें पागलों को अपने पैसे से रख के ट्रीटमेंट करके छोड़ते हैं। वो वहाँ पे एक हॉस्पिटल चल रहा है। ये जो सारा चीज़ का जो इकट्ठा हम लोगों का सेवा का मनोवृत्ति आता है, सेवा का जो भावना आता है, वो हमारा जो बड़े भाई सरोज भाई हैं, उनका इंस्पिरेशन से पूरा घर चलता है। ओके जी, तो वहीं से हम लोग सेवा सीखे हैं। संघ हम लोगों को चलना सिखाया है, संघ हम लोगों को बात करना सिखाया है, और सामाजिकता कैसे होता है उस संघ से सीखे। क्या बात है सर। एक संघी होना भी आज के टाइम में अपने आप में एक ऑनर है, एक चुनौती भी है कि आप अपने एथिक्स को, अपने मोरल वैल्यूज को ना भूलते हुए सोसाइटी के हर एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। और जहां आज के टाइम में लोग पैसे की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं कि पैसा कमाना है, अपना फायदा देखना है, लेकिन संघ के कुछ एक ऐसे लोग हैं, चुनिंदा लोग, जो सोसाइटी का क्या फायदा होना उसके बारे में पहले सोचते हैं, खुद को बाद में रखते हैं। तो हम पॉडकास्ट के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सर, कि ऐसा क्या आपके बचपन की कुछ ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज हमसे शेयर करिए जो आपको आज भी इंस्पायर करती हैं, आपके लिए इंस्पिरेशन बनी हुई हैं, जो आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, बचपन से हम लोग घर से ही सेवा सीखे। अच्छा। हमारा घर में हर दिन प्रवास होता था। आपको शायद बहुत सारा लोग संघ के बारे में बहुत सारा चीज़ बताते हैं जो थोड़ा कम जानते हैं संघ को। अच्छा। ये मेरा 3rd जनरेशन है संघ में, और 4था जनरेशन आ रहा है। मेरा बेटा बेटी सब इसी में आ रहे हैं। अभी उनका एक ट्रेनिंग भी खत्म हो चुका है। ओके। तो हर दिन हमारा घर में कोई ना कोई प्रचारक का प्रवास था। ठीक है। प्रचारक उनको बोलते हैं जो घर बार छोड़ के कभी घर नहीं जाते हैं। उनका एक ही रूल है कि कब कोई अगर घर में गुजर गए या फिर कोई पैदा हुआ तब वो घर जाएंगे। शादी नहीं करते हैं, कुछ नहीं, देश मातृका के लिए वो लोग काम करते हैं। वो लोग आते हैं, उनका दिल से, उनका मुंह से एक अजब सा ज्वाला, ज्ञान का ज्वाला हमेशा निकलता है। उनके साथ बैठना, उनके साथ चलना, ये सब एक बड़ी चीज़ होता है। जितना संघ के बड़े बड़े प्रचारक हैं अभी, उस टाइम वो सब जिला स्तर में थे और हमारा घर में प्रवास होता था। हम लोग उनका साइकिल में घूमे हैं, उनके साथ हम लोग संघ में जाते थे, शाखा में जाते थे। शाम को, सुबह हम लोग शाखा में जाते थे। तो उन्हीं का हाथ में हम लोग बड़े हुए हैं, इसलिए ये सब थोड़ा सा इसका जो इम्पैक्ट रहता है ये रहता है। हम लोग वो चीज़ कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे या फिर आगे भूलने नहीं देंगे। अभी भी हमारा घर में जब प्रचारक आते हैं तो बड़ा श्रद्धा से आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनका ज्ञान प्राप्त होता है।
कभी अगर आपका मूड ऑफ हुआ सोचिए कोई चीज़ के लिए, तो अगर उनके साथ 15 मिनट बैठ गए तो आपको सारा प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट दिखेगा। जी। एग्जैक्टली मेरे बड़े भाई के साथ भी ऐसे ही होता है। हम लोग कितना बड़ा प्रॉब्लम लेकर उनके पास जाए, वो कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ये एक प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा तुरंत। वक्त का हिसाब से सॉल्यूशन होता है, लेकिन हम लोग तुरंत विद इन 30 to 40 सेकेंड या 1 मिनट हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। ये सॉर्ट आउट सेंटर है, कारखाना आप लोग बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको, कि ये सब वही संघ से ही सीखे हैं हम लोग, और वही संघ से ही हम लोग आगे चलना सीखे हैं। कैसे प्रतिकूलता से हम लोग आगे चलें, जैसे आपको हम लोग बताते हैं कोरोना का टाइम में, अभी सब कोई बोलते हैं कोरोना में, पूरा कोरोना में हम लोग इतना एक्टिव थे कि तो बोलना नहीं चाहिए क्योंकि संघी कोई बोलता नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा मेडिकल से लेके डेली पेशेंट को देखना, ऑक्सीजन सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट करना, वहाँ पे गांव-गांव में मेडिसिन बांटना, ये हर चीज़ चलता था पैरेलली। और आपको एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ, उसी टाइम आई डोनेशन कैंपेन चल रहा था सक्षम की। अच्छा। जिस टाइम कोरोना में कोई बाहर नहीं निकलता था, तब हमारा आई डोनेशन कैंपेन चलता था। हम लोग उड़ीसा स्टेट सारा नेशन में हम लोग 4th पोजीशन लिए थे, और केवंझर डिस्ट्रिक्ट सारा डिस्ट्रिक्टों में 3rd पोजीशन लिया था। अच्छा। लगभग 50,000 से ऊपर आदमी ने अपना नेत्रदान किए थे उस टाइम जी, कोविड में इन बिटवीन कोविड हम लोग को पास तो मिलता था, पास बना के गाड़ी में लगा के घूम घूम के हम लोग उसका अवेयरनेस करते थे। दान, नेत्रदान करो, उसके साथ तो होम्योपैथ का मेडिसिन लो, कुछ खाने का सामान अगर नहीं है तो हम लोग अरेंज करेंगे, कुछ मेडिसिन नहीं है तो अरेंज करेंगे, कौन एडमिशन करेगा, डॉक्टर के साथ शाम को डेली बात करना कि किसका क्या स्टेज है, क्या है, हर चीज़ चलता था। तो पूरा हम लोग नहीं, पूरा संघ परिवार इसमें लगा हुआ था, जिस टाइम कोई आम आदमी बाहर नहीं निकलता था। एक बड़ी बात है सर ये, कि जब कोई ये सोच रहा है कि बाहर, कोविड को तो लोगों ने इस तरीके से देखा भूत की तरह, जी जी, कि कोई चुड़ैल या कोई भूत प्रेत आपसे लग जाएगा और फिर आप वापस बचोगे नहीं। लेकिन उस टाइम पे जिन लोगों ने समाज के लिए करा है, सेवा करी है, वो अपने आप में ही एक मानवता का प्रतीक है और एक सिंबल बन गया, और वो हमेशा बना रहेगा। जैसे देश की आज़ादी में लोगों ने जिसने अपना बड़ा योगदान दिया, और वो आज के टाइम में जो है उनका नाम लिया जाता है और उनका सिंबल दिया जाता है। तो आई होप कि जो कोविड में आपने किया आपके एरिया में, वो आप एक सिंबल बन चुके होगे। हर एक स्वयंसेवक अपना एरिया में सिंबल बन गया। अच्छा। हम अकेले नहीं, लाखों स्वयंसेवक अपना एरिया में सिंबल बन गया। नहीं, बिल्कुल सर, ये बात फैक्ट है। तो लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, उसको छोड़ के आपने सेवा का, सोशल कॉज का रास्ता चुना। गवर्नमेंट जॉब भी तो सर अपने आप में एक राष्ट्र के लिए, देश के लिए एक सेवा का ही है, कि आप उसमें रहते हुए भी कर सकते थे, लेकिन वो छोड़ने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, 2 चीज़ है। एक तो लिमिटेड आप कर सकते हैं जी, अपना जॉब है, आपका जॉब कोई भी कर सकता है, लेकिन आपका काम कोई नहीं कर सकता। नंबर 2 है कि मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ कि मुझे बड़े भाई सब मिले हैं जो मुझे गाइड करते हैं। जैसे मेरे बड़े भाई बोले, सरोज भाई, सीधा वो पूछे मुझे एक दिन एक जगह में लेके गए। उस टाइम उनका पैर में वो पूरा ये लगा हुआ था, रिंग लगा हुआ था, ठीक से चल नहीं पाते थे। हमेशा कुछ ना कुछ करते हो नया यूनिक चीज़। तो मुझे लेके गए, एक ज़मीन दिखाए कि ये ज़मीन में हम लोग एक स्कूल बनाएंगे, क्या सोचता है। वो जंगल का अंदर में, वो ज़मीन को जाने के लिए हम लोगों को गाड़ी में 15 मिनट लगा रास्ता से वहाँ जाने के लिए। मैं मन ही मन सोचा कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन बड़े भाई हैं, उनको ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं बोला हूँ, तो मैं बोला हाँ हो जाएगा। बोले सोच के बताओ। नहीं हो जाएगा, नहीं देख तू अगर हेल्प करेगा, अगर तू थोड़ा सा मुझे साथ देगा, तो हम लोग मिलके इसको बड़ा यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। जी। बोला ठीक है, मैं रेडी हूँ। तो जॉब छोड़ देगा? हाँ छोड़ देंगे। कब छोड़ देगा? आज छोड़ देंगे। आज छोड़ देगा? थोड़ा सा रुक जाए, मैं बताऊँगा। तो उस टाइम से उनका इंस्ट्रक्शन था, मैं दिमाग में था। मैं डिप्लोमा के बाद जॉब कर रहा था, तो मैं ग्रेजुएशन किया, एडमिशन किया राउरकेला गवर्नमेंट कॉलेज में, डिस्टेंस में। तो ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया। सारा चीज़ का प्लानिंग बड़े भाई का था। मैं पापा को बोला, पापा जी बोले थोड़ा सोच के देखो, गवर्नमेंट जॉब है। उसके बाद हमारा घर में और एक बड़े भाई हैं, अनंत भाई, अनंत नायक, जो केवंझर के एमपी हैं। वो भी बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए। केवंझर जिला का पहला एमपी होंगे जो 10 साल इतना रिचेस्ट जिसको बोला जाता है, पैसा में बड़ा रिचेस्ट है। अच्छा। हाँ, वो 10 साल एमपी होने के बाद खुद बैंक से लोन करके अपना घर बनाए हैं।
ओके। तो उस टाइप का वो आदमी है, बड़े नेक ईमानदार। आदमी है। जी जी, बड़े ईमानदार आदमी है। मैंने बड़े भाई है बोल के नहीं बोल रहे हैं, बड़े ईमानदार आदमी है, उनका उसी में नाम है। तो अभी फिर वो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो उनका इंस्पिरेशन था, वो बोले क्या करेगा जॉब करके। तो एक अच्छा सा डायलॉग मुझे याद आ रहा है। बड़े भाई मुझे बोले, देख 2 चीज़ हो सकता है, या तो हम लोग सक्सेस होंगे या फिर फेल्योर होंगे, क्या तू रेडी है। मैं बोला भाई अगर फेल्योर होंगे तो सब भाई फेल्योर होंगे, सब पूरी में साथ में भीख मांगेंगे तो मैं भी रेडी हूँ आपके साथ, आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। उसके लिए बड़ा मैंने स्ट्रगल भी करना पड़ा। मेरा दोस्त लोग बोले कि अगर तू रिजाइन दिया तो मार्केट आने से तुझे पीटेंगे। उस टाइम एज था उसका, तो ससुराल नहीं गया। ठीक है, मिसेस को मैं एक बार पूछा, वो चुप रहे, कुछ नहीं बोले। बाद में वो भी राजी हुए कि ये करना है, लेकिन राजी होते से पहले मैं रेजिग्नेशन दे दिया था। अच्छा। तो ये भी बड़ी बात। जी जी, एकदम मैंने एक वन साइडेड डिसीजन था बड़े भाई का, और मैं उसमें साथ था। आज भी वो जो बोलते हैं मैं करता हूँ, और उनका वो डिसीजन के लिए मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। क्या बात है सर। जी, मैं सिंपल एक इंजीनियर था, डिप्लोमा इंजीनियर। नाउ आई एम टेकिंग क्लासेस इन एम्स। मैं अभी चाइल्ड साइकोलॉजी का क्लास लेता हूँ। मैं सक्षम RSS के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। मैं गुरुकुल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो इटसेल्फ उड़ीसा का एक शान है, उसका मैं चेयरमैन हूँ। ये सारा चीज़ का ब्लेसिंग बड़े भाई और पापा और जितने मेरे बड़े भाई हैं, अनंत भाई, संतोष भाई, सबके ऊपर जाता है। सबसे ज़्यादा शेयर सरोज भाई का है। क्या बात। जी, वो डिसीजन मेरा लाइफ चेंजिंग डिसीजन था। मैं बहुत खुश हूँ, और मेरा ज़िंदगी में जो नहीं होने वाला था वो मैं अचीव कर चुका हूँ। मैं व्यूअर्स आपको बताना चाहूँगा, आप अगर बिलीव ना मानो तो मैं पेपर भी साइड में लगा देता हूँ, आप देख लेना वीडियो में। जब मैं सर की प्रोफाइल पढ़ रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि क्या पूछेंगे सर से। सर ने अभी 2-3 अपनी डेजिग्नेशन बताई कि मैं मेंबर ऑफ XYZ इंस्टीट्यूशन का हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ XYZ इंस्टीट्यूशंस का हूँ। ऐसे करीब 25 से 30 हैं जो मैं कंटिन्यूसली पढ़ रहा था कि अरे बाप रे, एक ही नॉर्मल इंसान एक ही छोटी जिंदगी में इतना कुछ। सर मैं MBA किया हूँ सर, IIPM से, दिल्ली से, लेकिन मेरा CV मेरे बड़े भाई बना है। 3 बार रेक्टिफिकेशन के बाद मेरा CV मार्केट में आया। अच्छा। कि ये तू छोड़ रहा है, ये तू इसमें लिख। ये हर चीज़ में, हर स्टेप में उनका गाइडेंस है। हर स्टेप में ज़िंदगी में हम लोग एक चीज़ कमाए हैं और एक चीज़ खोए हैं, आपको बता रहे हैं। बहुत सारा प्रतिष्ठा कमाए हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा है। बड़ा भाई का पास में लगभग 1000 परिवार डिपेंड करते हैं। वो आपका हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को, स्पेशल एजुकेशन को हम लोग देख रहे हैं, दिव्यांग लोगों को देख रहे हैं, उसका पूरा पहले से लेके, जैसे कोई दिव्यांग बच्चा फ्री पढ़ना चाहता है तो मेरा स्कूल में पढ़ेगा, उसके लिए वो व्यवस्था की है। अंधे बच्चे, VI बच्चे, HI बच्चे, और आपका रिटायरमेंट, अभी हम लोग जा रहे हैं CP की तरफ, मेंटल रिटायरमेंट की तरफ, वो सारे बच्चे स्कूल में पढ़ने का प्रोविज़न है। टीचर्स का कमी था, स्पेशल एजुकेटर्स का कमी था उड़ीसा में। लगभग VI में 2 ही स्पेशल एजुकेटर थे उड़ीसा में, अभी भर गए हैं। वो हर साल आपका यहाँ पे तमिलनाडु में जाके वो भेजते हैं टीचर्स। वो रामकृष्ण मिशन यूनिवर्सिटी में, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे टीचर्स बन के आते हैं, प्रोफेसर्स बन के आते हैं। अभी भी हमारा 4-5 लड़के जाके, लड़के लड़कियाँ वहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो उनको पढ़ाना, ला के यहाँ पे काम में लगाना, ठीक है, वो सेक्टर को डेवलप कराने के लिए हर एक चीज़ से हम लोग करते हैं। अगर आपके पास टाइम होगा तो एक नया हम लोग का एक इन्वेंशन उनका अभी नया मार्केट में आया है, वो मैं बड़ा उसके बोलने में बड़ा गर्व अनुभव करता हूँ कि अभी एक वृत्ति, एक स्वाभिमानी सेवा, उड़िया में जिसको बोलते हैं स्वाभिमानी सेवा, वो वृत्ति है, वो दिव्यांग लोगों के लिए है। उसमें क्या होगा, दिव्यांग लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, दिव्यांग लोग प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे और उसको बेचेंगे। बेचने के लिए फिर 3 यूनिट्स बनाया गया है। एक आपका EV गाड़ी है जो यूजर फ्रेंडली गाड़ी है, किसी का हाथ एक नहीं होगा, किसी का पैर एक नहीं होगा, उसी हिसाब से वो दुकान, मूवेबल दुकान से। एक आपका स्टैंडी होगा, एक स्टैंडी मॉडल जो रास्ता का साइड में रहेगा, और एक आपका दुकान मॉडल होगा। वो एक है, हम लोगों का ट्रस्ट का नाम है सेवा फाउंडेशन, उसमें एक टैगलाइन है, दलित निष्पेषित एवं निर्यातितों का पाई। अच्छा, ट्रस्ट है। तो ये जो टैगलाइन है उसको पूरा प्रूफ करते हैं बड़े भाई ने। अभी वो मार्केट में आ रहा है, वो वृत्ति आपको जहाँ भी मिलेगा,
आप देखिएगा वो ब्रूती नाम से, और उसको पता चला कि सेवा फाउंडेशन की, इसका पीछे 1000 लोगों का घर का रोजी रोटी चलता है, दिव्यांग लोगों का, जो स्वाभिमान से अपना जीते हैं, खुद का कमाई खुद करते हैं। ये हम लोग 2026 तक आ जाएंगे मार्केट में। क्या बात है सर, मेरी शुभकामनाएं हैं ब्रूती के लिए कि जो आपने स्टार्ट किया और दिव्यांग लोगों के लिए आप इतना बड़ा काम कर रहे हो। मैं अभी से ही सोच रहा हूँ, मन मन में मेरा चल रहा है कि जब आप दिव्यांग के लिए इतना कुछ कर रहे हो तो क्यों ना मैं भी कुछ दिव्यांग के लिए पॉडकास्ट करूं, उनको आगे लेकर आऊं। एकदम से। और जिस दिन भी आपकी ये स्टार्ट होगा प्रोडक्शन, मैं अभी से सभी लोगों को, व्यूअर्स को वादा करता हूँ, कमिट करता हूँ कि धर्मसूत्र स्टूडियो की तरफ से हम ये कोशिश करेंगे कि आपका जो भी पूरा डिजिटल जाए चीजें, वो हम एक बार कवर करके आप लोगों को जरूर दिखा पाए कि भुवनेश्वर उड़ीसा में सर ने जो फाउंडेशन स्टार्ट करी है वो किस तरीके से काम कर रही है। और आप लोग जरूर उससे जुड़ के जो भी छोटी छोटी हेल्प आप अपनी साइड से कर पाए, कुछ ना कर पाए तो उनके बनाए हुए प्रोडक्ट ही परचेज कर लें, वही सबसे बड़ा हेल्प होगा। सब अगर थोड़ा थोड़ा हाथ लगाएंगे, क्योंकि एक दिव्यांग कभी नहीं चाहता है कि उसको कोई दया करे। एग्जैक्टली। उसको बोलता है मेरा साथ थोड़ा खड़े हो जाओ, मैं खड़े होकर जब भागने लगूंगा तो मुझे छोड़ दो, बिल्कुल मैं आपसे भी तेज भाग सकता हूँ। मेरा क्रिएटर जो है, मेरे बड़े भाई, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि उनका एक पैर खराब है, सुबह हम लोग उनके साथ चल नहीं सकते। आप जानते हैं वो 20 टन बोईतालू बोलते हैं ना उसको, जो सब्जी उगता है उड़ीसा में, वो खुद वो कल्टीवेट किए थे कोविड के टाइम में। क्या बात है। वो एक एंटरप्रेनर है, लेकिन जब बाहर नहीं जा पाए तो किए थे। वो सारा गांव में वहाँ पे एक एक दो दो करके सबका घर में हम लोग घूम घूम के डिस्ट्रीब्यूट किए। उसका अंदर में वो, उसको छोटा चीज मत समझिए, उसका अंदर में जो प्यार था, जो मेहनत था, जो कमिटमेंट था, ठीक है, तो वो उन्हीं का ही दिखता है। इसलिए हमारा इंस्पिरेशन एक है, हमारा एक है निरंजन सर, निरंजन मामू बोलते हैं हम लोग, निरंजन बेज, वो खुद दिव्यांग है। वो सरोज भाई के साथ मिलके हमारा टीम में 5000 से ज़्यादा लोगों का हाथ पैर लगाने में वो हेल्प किए हैं पिछले 2 साल में। अच्छा जी, तो उनका दिव्यांग सेवा केंद्र खोल के खुद बैठे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरा सेवा हो, उसके साथ खुद का रोजगार हो। रोजगार के लिए हम लोग किसी के पास ना जाए। सही बात है। हम लोग खुद बनाएंगे, खुद प्रोडक्ट करेंगे, खुद बेचेंगे और खुद का पैसा से जिएंगे। अभी एक हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था सक्षम की तरफ से, आइडिया के साथ। उसमें 23 बेगर्स थे जो ट्रेन में घूम घूम के भीख मांगते हैं, सब दिव्यांग थे। अच्छा। मैं इसमें एक मज़ेदार स्टोरी आपको बता रहा हूँ जी। उनका जो ट्रेनिंग था, वो क्या बिजनेस करेंगे, उसको XIMB, जावियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन इंडिया, भुवनेश्वर में, उनका बच्चे उनका बिजनेस प्लान बनाए, एक का एक बच्चा। उनको गाइड करेंगे एक साल तक। उनको कुछ छोटा सा सीड मनी दिया गया, 25,000 का सीड मनी दिया गया जी। लास्ट डे में हम लोग उनको लेके मॉल गए घूमने के लिए। तो मॉल घूमे, पहली बार जिंदगी में वो लोग मॉल गए। वहाँ पे रिलायंस वाले जो हैं वो लोग एक क्लास लगाए कि बिजनेस कैसे होता है। जी। क्लोजिंग में सब मिनिस्टर्स थे, सब कोई थे, बड़े भाई थे और सक्षम के RSS के सब अधिकारी थे। तो पूछे एक ने कि आप क्या करना चाहते हैं। एक आदमी खड़ा हुआ, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, मैं अभी बोलता हूँ मेरा आंख में आंसू आ जाएगा। वो खड़ा होकर बोला कि 5 साल का अंदर में मैं एक मॉल बनाऊंगा। अरे वाह। और वो अपना दुकान स्टार्ट कर चुका है। अच्छा जी, इंस्पिरेशन उनसे सीखे कि उसका उम्र है 45 साल, हाथ एक नहीं है, पैर एक नहीं है। हम लोग छोटा छोटा चीज के लिए तुरंत परेशान हो जाते हैं। जुकाम हो गया, बुखार आ गया, तो मशीन जैसा काम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन सर मेरा बिल्कुल आपके टॉपिक से रिलेटेड ही, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड। आज के टाइम में बच्चे, आपने देखा नई जो जनरेशन आ रही है, अल्फा, जेन जी, जेन एक्स, नई नई जनरेशन के नाम है जो यहाँ चल रही है, जो शॉर्टकट ढूंढते हैं हर चीज में। पेशेंस लेवल उनके अंदर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उनको तुरंत सफलता चाहिए। तो उनको अगर आप एक टिप या गाइडेंस देना चाहें कि कैसे वो तैयारियां करें या कैसे अपने भविष्य की तैयारी करें कि सफलता उनको मिल जाए, क्योंकि धीरे धीरे सुसाइडल रेट भी बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के, और बच्चे भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है उनको। ये सब शायद हमारे आपके ज़माने में नहीं हुआ करता था। देखिए, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है सोसाइटी जी। पेरेंटिंग। आप तो घर में बंद नहीं कर सकते बच्चों को, लेकिन आजकल ऐसा ज़माना हो गया, 20 साल रहने के बाद भी पता नहीं चलता कि पड़ोसी में कौन रहता है। सही बात है। आप सोसाइटी में देखिएगा, बहुत सारा जगह में ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं और कोई नहीं।
बच्चा ज़िंदगी में कभी ग्रैंड पेरेंट्स के पास गया नहीं, देखा नहीं, सब अपना अपना ईगो में भरती है। किसी के पास अगर एक घर है, छोटा सा गाड़ी है, तो अगर कुछ कमा लेता है या फिर घर से कोई विदेश विदेश गया है तो उनके साथ आप बात नहीं कर सकते। वो खुद को एक बहुत बड़ा आदमी समझते हैं। एक्चुअली है नहीं। आप समाज के लिए क्या किए हैं, आप कैसे नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए। आजकल शॉर्टकट हर जगह हो गया। सही बात है। आप अगर मेरा बेटी 10th में पढ़ रहा है या 8th में पढ़ रहा है, मैं उसको कोई क्वेश्चन पूछूंगा, वो तुरंत आपका जो चैट जीपीटी निकाल के उसमें डाल के बता देता है कि ये है पापा, आपको मेरे से बढ़िया आंसर कोई नहीं दे सकता, मैं ही दे रहा हूँ। तो जी, ये सारा चीज़ शॉर्टकट है। देखिए, ये ज़रूरत भी है, एआई का ज़रूरत है, अभी ज़माना आ गया है, ठीक है। हम लोग एक चीज़ हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 2000 के बाद सोचिए, घर में और बच्चे पैदा नहीं होते हैं, घर में बाप पैदा होता है, बाप माँ सब पैदा होते हैं। वो एक आमिर खान का एक अभी वायरल हुआ था, आप देखे थे कि साला जिंदगी भर हम लोग रुके रहे, पापा से गाली खाए, बड़े पापा से खाए, दादाजी से खाए, कि रोके रहे कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं गाली दे के सारा चीज़ बताऊंगा, और जब मेरा बेटा बड़ा हो गया तो मैं फिर उससे गाली खाना शुरू हो गया। मैं अभी उससे भी गाली खाता हूँ। एक आमिर खान जी का अभी एक बढ़िया वीडियो था, वो मैं देख रहा था। तो इसमें क्या होता है सर, देखिए, सब कोई शॉर्टकट देखता है। हम लोग घर में शॉर्टकट सिखाते हैं, बच्चों को बाहर नहीं लेते हैं, और हम लोग जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, आप यकीन रखिए हमारा बच्चा जब मार्केट में आएंगे इसका डबल स्ट्रगल होगा। क्योंकि पॉपुलेशन डबल होगा, जमीन कम होगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। अभी आप पूरा देखिए ना, जो डॉक्टरी पढ़ रहा है, मेडिकल का एंट्रेंस को ऐसा कर दिया कि कोई 24 घंटा नहीं पढ़ता है, तो फिर मैं 70% बच्चों की बात कर रहा हूँ, 30% फिर उसमें ऐड मत कीजिएगा, कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, लेकिन 70% बच्चे 24 घंटा पढ़ते हैं, तब जाके वो नीट बजाते हैं। वो जब डॉक्टर बनता है तो सोसाइटी के साथ कोई लिंक नहीं है। वो जब आप सोचिए, वो जब एक गांव में मेडिकल में डॉक्टर होके जाएगा, वो रात को 2 बजे कोई पेशेंट का तबीयत खराब होगा, वो आएगा कैसे? उसको बचपन से पता नहीं है, उसको ऑफिस आवर पता है, उसको बाकी चीज़ कुछ पता नहीं है। ये सोसाइटी हर प्रोफेशन में देखिए, हर प्रोफेशन में नॉलेज बढ़ रहा है, ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। ये आप डिफरेंशिएट कीजिएगा अपने तरफ से, मुझे उतना पता नहीं है। नहीं सर, मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रहा हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हो, 2 चीज होती है, नॉलेज और ज्ञान। नॉलेज मतलब आपने क्या सीखा है, ज्ञान आपने उसे प्रैक्टिकल कितना इम्प्लीमेंट करा। जी एकदम। तो बच्चे प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बस थ्योरी को अडॉप्ट करते चले। देखिए, घर में कोई नहीं है, सास ससुर तो है नहीं, हस्बैंड वाइफ और बच्चा, जो दोनों जॉब कर रहे हैं तो बच्चा फ्री बचपन से। अगर माँ जॉब नहीं कर रहा है, सोचिए कोई परिवार में, तो उसका एक ही नज़र अपना बच्चा पे गया, ये खास दिया, ये खड़े मत हो, वहाँ बैठो मत, वहाँ बच्चा, वो बच्चा खराब है उसके साथ मत खेलो, यहाँ पे मत जाओ। ये कहाँ कहाँ नहीं करना है वो उसको पता है, क्या क्या करना है उसको कोई पता नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी दुकान में जाएंगे, आपको चॉकलेट मिलेगा, सिगरेट मिलेगा, पान मिलेगा, गांजा भी आजकल मिलता है, थोड़ा बहुत सारा नेगेटिव चीज़ भी मिलेगा। हम लोग बच्चा को क्या सिखाते हैं कि दुकान में ही मत जा। ओके। तो जिंदगी कैसे कटेगा? हम लोग उसको ये सिखाना चाहिए कि दुकान में जाएगा और ख़राब चीज़ को नहीं लाएगा, अच्छा चीज़ को लेके आएगा, तब जाके चलेगा। ये पूरा जो सिस्टम है हम लोगों का सोसाइटी का, ये अभी एक जनरेशन से हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है। हम लोग ये सोचते हैं हम लोग बचपन में इतना स्ट्रगल किए, बच्चे को कुछ कमी नहीं आने देंगे। अभी 44 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, दिन भर हम लोग एसी लगाते हैं, बच्चा को एसी में रखते हैं, लेकिन वो जब उसका उम्र जब 30 हो जाएगा, तब इसका टेम्परेचर 55 हो जाएगा, तब वो करेगा क्या? कैसे बाहर निकलेगा? कैसे सोसाइटी के साथ जाके वो ये करेगा? इसीलिए पूरा हम लोगों को पूरा स्ट्रैटेजी चेंज करना है, पूरा परिवारवाद में फिर रिटर्न जाना है। बच्चों को मामा का घर, मौसी का घर, दादा का घर जाना चाहिए, घर में बुजुर्ग रहना चाहिए, स्टोरी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वहाँ से भी अच्छे बच्चे निकलेंगे, बहुत अच्छे बच्चे निकलेंगे। थोड़ा कल्चर, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें आना चाहिए, नहीं तो पूरा डूब जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। जो 2 टाइप का होता है ना, एक ब्रॉयलर होता है, एक देसी होता है चिकन, डिफरेंस आपको पता है? बिल्कुल सर। उसी टाइप का हम लोग बना रहे हैं, थोड़ा सा। आज मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बीइंग अ पेरेंट आप क्या सलाह देना चाहोगे सभी को
कि किस तरीके से बच्चों की परवरिश करें, क्या आइडियल शेड्यूल होना चाहिए, और ज्यादा फोकस किस पे करें, एजुकेशन पे करें या उनके सोशल कल्चर को डेवलप ज्यादा उस पर करें, या फिर उनको हर चीज से फ्रेंडली बनाएं, या फिर जैसे हमारी तो ऐसा होता था कि हम मान लो साइकिल से गिर गए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, कि साइकिल से गिर गए और छोटी सी खरोंच लग गई, तो हमें उस खरोंच का इतना डर नहीं जितना डर इस बात का कि साइकिल से गिरने के बाद मार पड़ेगी घर पर जाके और कि दो साइकिल डंडा से गिरे पड़ेगा। क्यों। और 2 डंडा पड़ेगा दो उसके डंडा ऊपर। अलग पड़ेगा कि अच्छा तुम साइकिल लेके गए और गिर भी गए, आओ तुम्हें मारते हैं हम। तो हम तो उस कल्चर में बड़े हुए हैं, लेकिन वो कल्चर अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। तो मुझे पर्सनली क्या सलाह देना चाहोगे कि मैं क्या ज्यादा फॉलो देखिए, करूं? सबसे बड़ी चीज़ है कि आवश्यकता जो है, वांटिंग, वो क्रिएट हो तब जाके बच्चा को दे। मुझे एक पेरेंट्स आके पूछे, बीच में एक कॉन्फ्रेंस था, कि मेरा बच्चा मोबाइल नहीं देखेगा तो नहीं खाना खाता, ये एक आम कल्चर है। मैं बोला भाई आप बुरा मत सोचना, मुझे दुश्मन मत सोचना, मैं आपको एक सलाह दूंगा। बोला दीजिए। खाना रखिए, नहीं खाएगा रख दीजिए, दोपहर में नहीं खाएगा रख दीजिए, शाम को भूख लगेगा आके खाएगा। थोड़ा तकलीफ होगा आपको, माँ है, कितना कैसा भूखा रखेंगे, हम कैसे खाएंगे, लेकिन अभी अगर भूखा नहीं रखेंगे, उसको अगर भूख लगने का तक हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, वो अगर खाना मांगेगा नहीं, स्ट्रगल करना सीखेगा नहीं, आगे कमाएगा नहीं, और आपके ऊपर बोझ बन के जिंदगी भर रहेगा। ये हुआ नंबर 1। नंबर 2, कमियां मत निकालिए। बच्चों का सामने कंपैरिजन मत कीजिए। अब बढ़िया से पता है कि तेंदुलकर जी का पापा अगर मैथमेटिक्स पढ़ाए होते तो हम लोग आज कितना बड़ा मैंने प्रतिभा को हम लोग नहीं पाते इंडिया में। उसको थोड़ा सा उसका वांटिंग पता चलिए, उसको क्या अच्छा लगता है। नंबर 3, साथ में लेके जाइए। अगर आपका दुकान है, बच्चा को दुकान में बैठाइए। सब मना करते हैं, मैं बोलता हूँ दुकान में बैठाइए। बच्चा को इंडिपेंडेंट, अगर 5, 8 साल 9 साल का बच्चा हो गया, उसको अगर आपका कोई काला कारोबार है तो अलग बात है, अगर व्हाइट है तो एटलीस्ट आपका कारोबार में उसको हिस्सा बनाइए। ये नहीं है कि आपका बच्चा डॉक्टर बनने वाला था और आप दुकान में बैठे थे इसलिए दुकानदार हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसको ये पता चला कि पापा कितना स्ट्रगल करते हैं, मुझे तो डॉक्टर बन के इनका पापा का गुजारा ठीक से देखना पड़ेगा। सही बात। आप सब्जी लेने जाते हो, बच्चे को लेके जाइए। मैथमेटिक्स सब्जी का दुकान में पढ़ाइए, घर में क्यों पढ़ाते हो? बेटा 2 किलो आलू ला, 1 किलो का इतना पैसा, 2 किलो का कितना होगा, खुद सोच। 2 रुपया लॉस कर दे, लेकिन आगे पता चलेगा। मेरा एज 47 है। मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ। बीच में मुझे एक ऑफर आया था एक काम के लिए, तो मेरा बड़े भाई दोनों को, अनंत भाई को और सरोज भाई को पता था कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बोले। मैं एक छोटा सा चीज़, अच्छा चीज़ है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो मुझे जब पता चला, मैं उनको पूछा, तो हमें पता है, आप मुझे क्यों नहीं बताए? नहीं, खुद जब पता चलेगा कि ये चीज़ खराब है तो तुम रिटर्न आ जाएगा, हमको इतना कॉन्फिडेंस है। इसलिए तुम उतना ज़्यादा मत सोचो कि हम लोग क्यों नहीं बताए, खुद को पता चलना चाहिए। ये सीख हम लोगों को बार बार स्कूल में मिलता था सर, अभी नहीं मिल रहा है। अभी अगर बच्चा को एक थप्पड़ टीचर ने मारा तो पूरा पेरेंट्स जाके पहुंच जाते हैं, हाँ, केस कर देते हैं, कंप्लेन हो जाती है। एक सेंटेंस बोला, अभी मैं हमेशा टीचर्स को बोलता हूँ, जो रेस्पेक्ट देता है उसके लिए आप टीचर हो, जो नहीं देता है उसके लिए आप सर्विस प्रोवाइडर हो। आप सर्विस प्रोवाइडर से ज्यादा मत सोचो, नहीं तो बच्चे फिर पूछेंगे कि टोल फ्री नंबर ये है। ये सारा चीज देखिए, ये सामाजिकता है। कुछ टीचर्स तो गलती किए जिसके लिए टोल फ्री नंबर निकला, वो भी नहीं होना चाहिए था। बच्चों का भी तरफ से, इसका तरफ से, सारा समाज को भी थोड़ा चेंजेस लाना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जैसे बचपन में, आप सोचिए, हम बच्चे को नया चलना सिखाते हैं। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता कि बच्चा चलना सीखता है, गिर जाता है जी, चोट लगता है, तो हम लोग बच्चा को पकड़ते हैं और जमीन को पीटना लगता है। तू गिरा दिया, बच्चा को पता चला मेरा कोई गलती नहीं है, ये गलती जमीन का है। आगे जब एग्जामिनेशन में खराब करता है तो उसका कोई गलती नहीं है, वो गलती टीचर का है। फिर आगे जब सोसाइटी में खराब करता है तो उसका कोई गलती नहीं है, वो गलती पेरेंट्स का है। ऑब्वियस। ये बचपन से हम लोग सिखा के भेजे, तब वो बड़ा होके हमारे ऊपर आए। स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल के बारे में नेगेटिव चर्चा घर में होता है, स्कूल तो बेकार है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। भाई पढ़ाते क्यों हो? हाँ, सही बात। सही जगह पढ़ाओ जहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। अब उसका सामने एटलीस्ट नेगेटिविटी मत करो। उसको पता है कि मेरा पापा जब जाते हैं मेरा टीचर डर जाते हैं,
और है ना, आजकल का एक है। तो मेरा पापा सुपेरियर है, आगे हाँ। मैं सुपेरियर बनूंगा तो मेरा पापा डर जाएंगे, जी। मेरा मामा डर जाएंगे। थोड़ा सा डांट का भी जरूरत है, थोड़ा सा बच्चों को प्यार का भी जरूरत है। उसका बैलेंस खत्म हो चुका है। जी। छुट्टी में शेयर कीजिए, बच्चों को कहीं ना कहीं भेजिए, वो जाके घूम के आए, मामा का घर, दादा का घर, बार बार बोलते हैं, वो कल्चर चला गया है। जी। थोड़ा गांव की तरफ जाना है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है ना, घर से बाहर नहीं निकल सकते। सही बात। जाएंगे तो पार्क जहाँ पे 1000 आदमी होंगे, नहीं तो फिर यहाँ पे घर, उसमें भी विथ गाइडेंस। बच्चा को साइकिल दे के हम लोग छोड़ते थे, आप बोले गिरने के बाद मार खाते थे। हाँ जी। अभी साइकिल छूने नहीं देते हैं कि तू गिर जाएगा। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, चलाएगा कहाँ, स्पेस कहाँ है, खेलेगा तो खेलेगा किसके साथ, कोई तो दोस्त नहीं है। ठीक है, वो ग्रुप अभी जरूरत है, नहीं तो बच्चा आगे फिर और ज्यादा डिस्ट्रक्शन के ओर आ जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सर, आप इतना वैसे सेवा भाव कर ही रहे हो, दिव्यांग्स के लिए इतना काम कर रहे हो, वैसे तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स के लिए, कि आपके लिए सेवा का असली अर्थ क्या है, मतलब क्या है? देखिए, सेवा को बिजनेस मत बनाइए, बिजनेस को सेवा बनाइए, तब आप भी शांति रहेंगे, शांति में रहेंगे, दूसरे को शांति देंगे। क्या बात है। आप अगर सेवा को बिजनेस बना दिए तो आजकल बहुत सारा सेवक घूम रहे हैं, लेकिन उसी का अंदर में भी इतना अच्छा अच्छा आदमी आपका बाहर नहीं आते हैं। अपना एक एक साइज लेके, एक एक साइड लेके वो लोग जिंदगी भर काम करते हैं। हर एक चीज़ सेवा होता है, खाली समाज में सेवा करने से नहीं होगा। कोई ग्राउंड लेवल में काम करता है, कोई पानी जोगाता है, कोई कुछ नहीं करता, अवेयरनेस करता है, कोई उनको खाली स्कूल जाने के लिए इंस्पायर करता है, वो भी सेवा है। सेवा का कोई संज्ञा नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, सेवा का कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, सेवा को कभी प्रोफेशन मत बनाओ, प्रोफेशन से सेवा लाओ, सेवा आ जाएगा। आप जो चीज़ अच्छा लगता है उसी को कीजिए, उसमें सक्सेस हुई है। मैं हमेशा मेरे बच्चों को बोलता हूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट में जो मेरा स्कूल है, उसमें जो कलेक्टर साहब हैं वो बहुत ईमानदार हैं। अभी जो हैं विशाल सिंह सर, बहुत अच्छे आदमी है, एकदम जनरल आदमी, जुड़े हुए हैं ज़मीन से। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि वो कितना तकलीफ करके वो आयस मिला उनको। लेकिन हमारा वहाँ पे एक दैतरी भाई हैं, हम लोग भाई बोलते हैं, वो अभी पद्मश्री मिला। अच्छा। वो स्कूल नहीं गए हैं कभी, वो पहाड़ काट के रास्ता बनाए गाँव। लेकिन वो जब कलेक्ट्रेट में आएंगे तो विशाल सर उनको नमस्ते करेंगे। एक तो अच्छा आदमी है, उसके लिए करेंगे, लेकिन प्रोटोकॉल का वाइज भी वो ऊपर है, क्योंकि वो अपना पद्मश्री मिला। जी, उनको पद्मश्री मिला है। तो एक काम पकड़िए, उसको बढ़िया से कीजिए, उसी में सक्सेस हुई है। तो मैं भटक रहा था बीच में, मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ। बड़े भाई बोले नहीं, काम कर रहे हो तो दिव्यांग का काम करो। वो कमिटेड है, वो अपना जगह में, वो खाली दिव्यांग के लिए सोचते हैं, वो और कुछ काम नहीं करते। वो स्कूल कॉलेज देखते हैं अपना, वहीं से हम लोग का अर्निंग्स होता है, उसी में हम लोग आना जाना का पैसा निकालते हैं, उसी से हम लोग ये बिजनेस का सोचते हैं, दूसरे के लिए सोचते हैं और वही काम करते जाते हैं। तो इसमें सेवा भाव आता है। सेवा भाव का मतलब आपने सीधे अर्थ बता दिया कि सेवा को बिजनेस मत बनाओ, बिजनेस को सेवा बना लो, जीवन सफल हो जाएगा। अब कोई भी एक प्रचारक को ले लीजिए आरएसएस की, उनके पास जाइए, उनका जो क्षेत्र होगा, कोई सेवा विभाग का क्षेत्र में है, कोई विश्व हिंदू परिषद का क्षेत्र में है, कोई सक्षम का क्षेत्र में, अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरा क्षेत्र में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, वो सीधा बोलेंगे कि इसमें ये है, वो है। मैं आज मेरा एक गुरु जी हैं, हम लोग का अपना घर में हम लोग भगवान जैसा देखते हैं, वो सन्यास हो गए, डॉक्टर सुकुमार जी। मैं उनके साथ बैठा था, सुना है नाम से जी, उनके साथ बैठा था मैं एक रूम में, कोई आके दूसरे काम बताए तो तुरंत थोड़ा गुस्सा हो गया। बोले आप सक्षम के लिए क्या किए हो बताओ, मैं दूसरा चीज़ कुछ नहीं सुनना चाहता। आप कितना दिव्यांगों को हेल्प किए हो, कितना दिव्यांगों को इंसान बनाए हो। हेल्प करने में वो बड़ा गुस्सा होते थे। हेल्प मत करो, 10 रुपया दे के मत जाओ, ठीक है। वो कारगर जी जी जी, अनंत भाई, सरोज भाई का एक चीज़ में सिखाऊँ, किसी का शादी में जा रहे हो, अगर खाम दे के आए, उनको सगुन दे के आए, क्या बोलते हैं उसको, तो बड़ा गुस्सा होता था कि भाई 100 रुपया दे के होटल में खा लो, फिर यहाँ क्यों आओगे। सही बात है, आपको बुलाया है खाने के लिए, आप खाना खाओ, उसको फुल दिल से उसको दुआ दो। अगर उसका कुछ ज़रूरत है तो ज़रूरतमंद में हेल्प करो। अगर उसको शादी नहीं करा पा रहा है तो उसको बढ़िया से हेल्प करो। 101 रुपया दे के फायदा क्या है। मैं भी सर अभी कहीं कोट पढ़ रहा था कि ऐसे रिश्तेदारों की या जानने वालों की क्या जरूरत, जब आपको
एक यूनिट ब्लड के लिए स्टेटस लगवाने पड़ जाए व्हाट्सएप पर, जी, खाने के लिए 1500 रिश्तेदार आ जाएंगे, लेकिन जरूरत अगर इंसान को पड़ जाए तो 10 रुपए भी अगर 1500 लोगों से मिलके मांगे जाए तो दे नहीं पाएगा हर इंसान। या आदमी आज के टाइम में ऐसा भी हो गया कि हिचकता है मदद मांगने में, कि कहीं ऐसा दूसरे को लगे कि मैं मदद मांगूंगा तो मेरी इज्जत गिर जाएगी, मेरी समाज में रुतबा खराब हो जाएगा या मेरी वैल्यू घट जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये मानसिकता अभी भी है लोगों के अंदर और ये बढ़ती जा रही है कि आप अपनी जरूरत या अपनी परेशानी किसी को बताओगे तो आपका रुतबा खत्म हो जाएगा, आपकी हैसियत खत्म हो जाएगी? ये सॉल्यूशन पूछिए ना, आप जरूरत क्यों पूछेंगे, आप सॉल्यूशन पूछिए इसके, मैं ये जरूरत से कैसे बाहर निकलूं, अच्छा, ये सॉल्यूशन पूछिए। जिंदगी में सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप एक आदमी को पकड़िए, उसके ऊपर डिपेंडेबल हो जाइए, जिनके पास कैपेबिलिटी हो। कैपेबिलिटी नहीं होने से नहीं होगा, एक गुरु बना लीजिए। जी, एक गुरु बना लीजिए, उसी का बात को आप मानिए, आप सक्सेस हो जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये मेरा पहले से ही लक्ष्य है। क्योंकि देखिए, अगर मेरा बड़े भाई बोलते हैं कि ये सोचिए गाय जा रहा है, बोलते हैं वो कुत्ता जा रहा है, सोचिए मैं तुरंत क्यों बोलूं कि वो कुत्ता नहीं, उनको भी तो दिखता है ना, वो तो गलत इंसान नहीं है, वो तो फिर वो कुछ ना कुछ सोच के बोले होंगे। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ ना कुछ सोच के बोले होंगे, वो जानने दीजिए, उसके बाद पूछेंगे भाई ये तो ये जा रहा था, आप ये क्यों बोले। तो होता है ये, आप किसी को अपना दिल की बात क्लियरली बोलना सीखिए। कोई एक दोस्त बनाइए जो आपका बात को सीक्रेट रखे, आप हर चीज़ उसके साथ शेयर कर सकते हैं। एक ही दोस्त है, उसको बनाइए, आपको ज़िंदगी में कोई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। एक गुरु बनाइए जिसके पास कैपेबिलिटी हो, वो आपको गाइड करे और आप आगे चले, आप ज़िंदगी में कोई फेल्योर नहीं हो। क्या बात। तो सर, जैसे बात हम फेलियर की कर रहे हैं, गुरु की कर रहे हैं, ऐसा तो कोई टाइम नहीं आया होगा कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल ना आए हो। आपने भी स्ट्रगल देखे होंगे, डाउन्स देखे होंगे। जो आप काम कर रहे हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट आपने दिव्यांग के लिए जो शुरू किया था, तो उस टाइम पे आपको अपने आप को आपने मोटिवेटेड कैसे बनाए रखा? आपको एक मजा चीज बता रहा हूँ। सब कोई सोचते हैं कि दिव्यांग के लिए काम करने में बहुत सारा CSR आता है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग मिलती होगी। जी जी, हमारा एक ग्रुप है, ठीक है। वो ग्रुप में जब हम लोगों का मीटिंग खत्म होता है तो बड़े भाई साहब ने 2 हाथ उठा देते हैं हर मीटिंग के बाद। ये दिव्यांगों का पैसा है, अगर कोई मिस यूटिलाइज करेगा उसका बच्चे दिव्यांग हो जाएंगे। इसका आगे सोचिए। हम लोग कमिटेड हैं, जो काम के लिए कमिटेड है वही काम करते हैं जी। स्विच ओवर नहीं है। मुझे मेरा गुरु ने सिखाया है, 500 रुपया फालतू खर्चा कर दो, 2 रुपया किसी से फालतू मत लाना। खर्चा करने में कोई पाबंदी नहीं है, किसी को ठग के 2 रुपया मत लाना, ठीक है। पैसा का कमी नहीं होगा सर, आप अगर अच्छे काम करेंगे पैसा का कमी नहीं होगा। मैं तो छोड़िए, मैं भगवान का आशीर्वाद से एक बड़ा भाई का छोटा भाई बना के आया हूँ, वो मेरा भगवान का आशीर्वाद है जी। मैं खाली व्हाट्सअप करता हूँ सुबह कि मुझे इतना चाहिए, तो फिर वो कहीं से ज़मीन बेचे कुछ करे, वो जुगाड़ करके देते हैं, ठीक है। तो मैं उनका इंस्ट्रक्शन से चलता हूँ। आप मेरा व्हाट्सअप देखिएगा, मैं हर दिन कितने बजे उठा, क्या क्या किया, बहुत बार वो गाली देने के बाद अभी भेजता हूँ, डेली भेजता हूँ। अगर एक को मानेंगे तो पूरा मानेंगे, तब जाके होगा, नहीं तो नहीं होगा। बहुत सारा अप एंड डाउन। हमारे पास कभी बैलेंस नहीं रहता है, हम लोग दोनों भाई के पास कभी नहीं। हम लोग अगर दिल्ली आएंगे तो 10,000 रुपये का टिकट होगा। टिकट कहाँ से आएगा, 1 मिनट के लिए सोचेंगे, दूसरा मिनट में अरेंज हो जाएगा। किसी से आज तक पैसा मांगे नहीं, 1 रुपया किसी से लिए नहीं टिकट के लिए या किसी के लिए, किसी से लिए नहीं। कोई अगर बोल देगा तो अलग बात है, कोई नहीं बोल सकता। हम लोग अपना कमाई से चलते हैं, अपना कमाई से डिपेंड करते हैं, और सेवा भी अपना कमाई से करते हैं। कोई फंडिंग नहीं, कोई CSR नहीं, फंडिंग नहीं। CSR फंडिंग जो काम के लिए आता है उसी काम के लिए आता है। अच्छा, मतलब अपना कोई पर्सनल स्कूल में कभी घुसा नहीं। अभी जो काम के लिए आएगा उसी काम के लिए आएगा। सोचिए कि एक हॉस्टल बन रहा है, उसके लिए आएगा तो उसी में खर्चा होगा, उसको हम लोग छुएंगे नहीं। अगर सोचिए कि दिव्यांगजन के लिए आ रहा है, पहले तो हम लोग लोन करेंगे, उसके बाद फिर ट्रस्ट का नाम में लोन होगा, उसके बाद गाड़ियाँ खरीदा जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने आप को प्रूफ करेंगे, उसके बाद तो बहुत सारा आदमी आ जाएंगे सामने। जैसे अभी बहुत सारा कंपनी अप्रोच कर रहे हैं कि इतना बढ़िया काम
आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बड़े कंपनी का चेयरमैन ने मेरे पास आके बोले ये पिछले जो महीने में यहाँ पे दिल्ली में, कि वृत्ति क्या है एक बार समझाइए। ठीक है, मैं बीच में कलेक्टर सर को मिलने गया था, वहाँ पे बहुत सारा फंड्स है, सबको पता है, DMF फंड है 1000 करोड़, सबको पता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे पता है। तो कलेक्टर सर को मैं दिखाया ये प्रोजेक्ट सब हम लोग कर रहे हैं, तो वृत्ति दिखाया, बोला आपका खाली आपका जानकारी के लिए हम लोग बोल रहे हैं, फंडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब गवर्नमेंट दे रहा है, आप लोग अच्छे काम कर रहे हो, तो क्यों ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसको सुधारिए और बढ़िया से कीजिए। और क्या, बोला ज़रूरत होगा तो बोलेंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए हम लोग बता दिए। बीच बीच में बात होता है कि वृत्ति कैसे चल रहा है, शुरू हुआ कि नहीं। बहुत सारा लोगों का आशीर्वाद है, बहुत सारा लोगों का, ऑल इंडिया अधिकारी सब जाते हैं वहाँ पे, वृत्ति के लिए बात करते हैं, सारा जगह चर्चा है, और हम लोग इसको इंटरनेशनली लॉन्च करना चाहते हैं। अच्छा, हर जगह इसका वृत्ति का गाड़ी चले, हर जगह दिव्यांग उसमें उपकृत हो। छोटा सा जगह से स्टार्ट करेंगे, और अगर सबका आशीर्वाद रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा, अरे सर जी सबका आशीर्वाद रहा, तो फिर वो सारा देश में और इंटरनेशनली भी नहीं बिल्कुल आगे जाएगा। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, जो यहाँ की मेट्रो सिटीज हैं, यहाँ जो भी हमसे हो सकेगा, और जो भी व्यूअर्स यहाँ के देख रहे हैं, या जो हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, वृत्ति के लिए जो भी हमसे बन सकेगा, कि चाहे वो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, या जो हमारे साथ कंपनीज जुड़ी हुई हैं, जो उनके CSR फंड है, अगर आप भविष्य में फंडिंग लेना चाहते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि आपको लेनी भी चाहिए, ये लेना चाहिए, उसको एक्सपेंड कीजिए। हम लोग कहाँ करने में, क्योंकि ये तो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको हम लोग कहाँ से कर पाएंगे। ऑब्वियस है सर जी, ये स्टार्टअप हम लोग करेंगे, बढ़िया ढंग से करेंगे। प्रोडक्ट का आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्ट का क्वालिटी रहेगा। ठीक है, वहाँ पे मेरा जो घर के पास में एक मंदिर है, माँ तारिणी मंदिर, उड़ीसा का फेमस मंदिर है जी, वहाँ पे प्रसादम एक प्रोडक्ट निकल रहा है। हाँ, प्रसादम सुना आप जी, आप 200 रुपया दे के आप किसी के घर में स्वीट्स लेके जाते हैं, उसके घर में सबको डायबिटीज होता है। आजकल स्वीट्स की कोई खाता नहीं, बिल्कुल। हम लोग प्रसादम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, वो दिव्यांग बनाएंगे। उसमें माँ तारिणी जी का फोटो होगा, या फिर जगन्नाथ जी का फोटो होगा, एक लॉकेट होगा, थोड़ा सा प्रसाद होगा, उसको बढ़िया ढंग से पैकेज किया जाएगा, उसको लेके किसी के घर में देंगे, वो खुशी से रखेगा, और ओरिजिनल होगा, हाथ से बनाया हुआ होगा। उसके बाद जैसे आपका जंगल के लिए, जो उड़ीसा के जंगल मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी, सब पूरा ओपनली हेल्प करते हैं इसमें, पूरा सबका कंसेंट है। वो सिमिड़ीपाड़ एक बड़ा जंगल है, वहाँ से कलेक्शन होता है सारा चीज़, मोहू हुआ, आपका झुणा हुआ, ये सब कलेक्शन होता है, होके वो पैकेजिंग होता है। हम लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, कम रेट में मिले, प्राइस 100% कम होगा मार्केट प्राइस से, कम रेट में मिले, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिसका ज़रूरत है वो बनाए, और आप उसको खरीदने के बाद उसका घर चले। सही बात, ये सबसे बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है। मैं ये बोलूँगा कि भाई जितना ज़्यादा हो सके वृत्ति से आप लोग प्रोडक्ट लेंगे, ये मेरा व्यूअर्स से और रिक्वेस्ट है। आप लेंगे तो कंपनी आगे जाएगा, कंपनी आगे जाएगा तो वो लोग ऊपर उठेंगे, दिव्यांग का भी फायदा होगा। हम लोग ये कभी नहीं सोचे हैं कि एक दिव्यांग आज बेचेगा और आज खा के आज रह जाएगा। उसको एंटरप्रेनर बनना है, एक एक सेक्टर में बनना है, उसको मालिक बनना है, उसका किसी का अंडर में काम नहीं करना है, और वो करके दिखाएंगे हम लोग। लेकिन एक समस्या जाएगी सर, कि दिव्यांग से काम कराने के लिए भी बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी कि उनको अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हेल्प चाहिए हो, तो जो दिव्यांग नहीं है वो भी उनकी हेल्प करें उस प्रोजेक्ट में, तो वो सब कैसे मैनेज करोगे आप, उनसे काम करवाओगे कैसे, वो पूरी साइकिल, वो पूरी बेल्ट बनाओगे कैसे? हो जाएगा सर, हो जाएगा जी। अच्छे जो आपको प्यार करने वाले आदमियों की कमी नहीं है, उसमें डिपार्टमेंटल आदमी है, उसमें रूल बनाने वाला आदमी है, मिनिस्टर्स हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, जो आपका पूर्व जो शासन में थे वो लोग हैं, कि दिव्यांग का सेक्टर में कोई आपको अपोज नहीं करेगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और सबका दिल में एक रहता है कि मैं कुछ अगर हेल्प कर दूं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। हमारा जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं, PDOS ऑफिसर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, एक दिन शाम को मैं उनका घर गया, चाय वाय पिया, तो दिन में मुझे एक रिक्वेस्ट आया था कि एक जो मूवेबल जो रिक्शा है, रिक्शा जो चलाते हैं दिव्यांग, वो एक आदमी बोला कि कहीं पे मिलेगा। मैं बोला हाँ मिलेगा। मैं BSS ब्लॉक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ोन किया, सर बोले कि हैं, आप उनका आधार कार्ड और उनका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है दोनों जमा करने से कल ले जाएंगे, उनको बोलिए, वो गवर्नमेंट फ्री देता है। मैं ये चीज़ चाय पीने के टाइम में BDO सर को बोला,
अगले दिन सुबह 5:30 बजे या 6 बजे मेरे पास व्हाट्सएप में आता है कि वीडियो सर अपना घर से अपना गाड़ी लेके निकले, BSSO सर को बुलाए, एक गाड़ी लोड किए, उसका घर में गए, उसको दिए और उसके साथ फोटो उठा के मेरे पास छोड़ दिया। शाम को मुझे बोलते हैं आज बढ़िया नींद होगा, इतना दिन के बाद एक काम किया हूँ लग रहा है, दिन भर बड़ा अच्छा लगा। ये होता है सबके साथ। आप भी सोचिए, अगर किसी को एक बाड़ी का जरूरत होता है, आपको एक पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट के पास स्कीम एक से बढ़कर एक है, गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्चा करता है, वो पहुंच नहीं पाता है लोगों के पास। सत्य। हम लोग सक्षम वही काम करते हैं जो मैं बोला, 5,000 हाथ पैर लगे, हम लोग कहीं से खरीदे नहीं, हम लोग कहीं से बनाया नहीं, कहीं से CSR लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग उसका आधार कार्ड लेंगे, उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट लेंगे, नहीं होगा तो बनाने में हेल्प करेंगे। उसको हम लोग किया तो कैपिटल हॉस्पिटल जो स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में रहता है, या फिर हमारा जो है आपका यहाँ पे जो है उलटपुर में जो मेडिकल है उसमें, या फिर केउंझर में अभी खुल गया, वहाँ पे हम लोग दे देते हैं। तो वो लोग एक डेट बोलते हैं, उसमें ये जाते हैं। BPL कार्ड अगर होगा तो उसको जाने आने का खर्चा भी गवर्नमेंट देता है, खाने का खर्चा गवर्नमेंट देता है। वो जाएंगे, एक दिन नाप देंगे, दूसरा दिन लगा के आ जाएंगे। इतना पता नहीं है, जिंदगी भर वो परेशान हो रहे होता है। तो स्वयंसेवक को सबको रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा है, आपको एक पैसा की जरूरत नहीं, खाली ये चाहिए कि आप कैसे उनको हेल्प करें। और नहीं तो हमने तो सर दिव्यांग के जो हालात देखे आज के टाइम में कि रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहे हैं, मंदिरों के बाहर भीख मांग रहे हैं, या फिर रेड लाइट्स पे दिल्ली में आप देखते होंगे कि भीख मांग रहे हैं। तो उनको भी ऐसा लगता है कि हम दुनिया में भीख मांगने के लिए ही आए हैं। लेकिन मैं आपको सॉरी टू इंटरप्ट यू बीच में, अभी हमने कुछ एक न्यूज़ आर्टिकल ऐसे भी पढ़े हैं कि जहाँ लोग गैंग चला रहे हैं इन चीज़ों का, दिव्यांग को पकड़ के उनको पूरा बिजनेस बना रखा है, उनसे भीख मंगवाते हैं और लोगों को ठेके पे लेके आते हैं 200-300 रुपए पर डे के हिसाब से, और उन्होंने एरिया, सेक्टर, रेड लाइट एरिया फिक्स कर रखा है कि तू यहाँ जाएगा, तू वहां जाएगा, तू वहां जाएगा। तो ये बिजनेस भी चल रहा है, नेक्सस भी चल रहा है इस चीज के पीछे। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आप थोड़ा सा उसमें और थोड़ा सा चीज मैं ऐड करूंगा। आप बोले वो दिव्यांग को लेके करते हैं, एक्चुअली नहीं, वो दिव्यांग बना के फिर लेके करते हैं। हाँ, ये भी एक चीज है। मैंने ये तो मैंने क्या बोलते हैं, नुइसेंस का लास्ट स्टेज है, जिसको नॉनसेंस जिसको बोला जाता है, उसका लास्ट स्टेज है। इसको सामाजिकता नहीं बोलते हैं, ये सामाजिक प्राणी नहीं है। जैसे आपको अभी हर सिग्नल में आपको बांग्लादेशी मिलेंगे, हर सिग्नल में आपको रोहिंग्या मिलेंगे। अच्छा। हर सिग्नल में आपको अभी बाहर के डुप्लीकेट पासपोर्ट लेके, या पासपोर्ट तो जरूरत है, आधार कार्ड लेके डुप्लीकेट लेके आपको घूमने मिलेंगे। अभी फिर सब इतना रिएक्टिव क्यों हो रहे हैं? जब पहलगांव में इतना बड़ा केस हुआ था, जब देश की बात आता है तो हर चीज छोड़ जाता है। इसमें एक ही चीज है, इसको हम लोग सोचते हैं, इसमें एक ही चीज है कि अगर हम लोग 5 मिनट अपना देश के लिए 24 घंटा से दें, ये कोई चीज टिक नहीं सकता। 5 मिनट, ज्यादा जरूरत नहीं। हर आदमी 100 करोड़ आदमी है, 5-5 मिनट देंगे, कितना टाइम होगा? सही बात है। हम लोगों का क्या होता है ना, हम लोग खाली वो माने 220 रुपया का रिचार्ज करते हैं और किसी को गाली देने में लगे रहते हैं। ये काम क्यों नहीं हुआ, मेरा घर का सामने में एक पत्थर पड़ा है, म्युनिसिपैलिटी वाला क्यों नहीं उठाया, मेरा घर में गंदगी हुआ है, कोई आके साफ कर देगा। लेकिन ये जो गालियां देते हैं ना, ये एक्चुअली मानसिकता में चेंज आना चाहिए जी। हर किसी को, आप इसे यहीं से खाते हो, हाँ जी, यहीं से ऑक्सीजन लेते हो, क्यों नहीं दोगे 10 मिनट देश के लिए? आप हर सिग्नल में कितना आदमी जाते हैं, भीख मांगने वाला कितना बच्चे होते हैं, उसका एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाया है, उसको उठा के लेके छोड़ दो। जाते ही नहीं है सर, लेकिन समस्या ये भी तो जाती है। अभी जब हिंदुओं को मारा तब सब वो देखिएगा सोशल साइट में टैग करते हैं, RSS वाले कहाँ गए? RSS वाले ठेका लेके रखें क्या देश का? RSS वाले काम करते हैं, आप भी जुड़ जाओ। कौन बोलता है RSS हिंदू का है? RSS हिंदुस्तानियों का है, हिंदू का नहीं, हिंदुस्तानियों का है। सब मिल जाओ। कितना हमारा मुसलमान भाई बहन ने पूरा खुला आह्वान दिए कि पाकिस्तान को उड़ा दो। अभी ये जो पहलगांव के बाद आप देख रहे हैं कितना, वो सब हिंदुस्तानी है। ये सब जो मिसकंसेप्ट है, जिसको कम जानता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कम जानता है, ये एक ही चीज को पूजा करते हैं हम लोग, भारत माता को जी, भगवा को जी, एक ही चीज को पूजा करते हैं। इसी में जो पूजा करेगा, जो एक बार साखा जाएगा, वो आप भरोसा रखिए उसका गांव में वो सबसे अच्छा आदमी होगा। उसका गांव में आप जाइए, आप बोलिए कि सबसे अच्छा एक आदमी को आए, गवर्नमेंट किसी का भी हो, मैं उसमें नहीं जाता हूँ,
वो जो संघ वाले होते हैं ना, जो स्वयंसेवक होता है, उसी को ही पकड़ के लाएगा। यही है, ये गांव का बच्चों को लेके खिलाता है, ये गांव का बच्चों को समझाता है, एक संघ का कोई आता है शाम को पढ़ाता है, ये सारा चीज़ ये है। मैं संघ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम लोग किसी भी तरीके से जाए, देश के लिए कुछ टाइम दें, उसका सेवा करें, कोई भी अर्थ से हो, हम लोग करेंगे तो देश बचेगा तो फिर हम लोग बचेंगे। सर, एक आउट ऑफ द बॉक्स और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। जो लोग एनजीओ रन कर रहे हैं आज के टाइम में, आपने देखा होगा कितने बड़े स्तर पर स्कैम कर रहे हैं एनजीओ के नाम पर, कि सीएसआर से, गवर्नमेंट से फंड ले लेते हैं। एंड आजकल एक और नई चीज शुरू आ गई कि लोग अपना इनकम टैक्स से बचने के लिए दान दे देते हैं, 80G 12A और 80G सर्टिफिकेशन जिनके ऊपर है, और वो फंड को कैश में, आई डोंट नो किस तरीके से होता है, लेकिन वो बहुत लार्ज स्केल पे रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, हर चीज में स्कैम है। ये फिर वही चीज आ गया कि मानसिकता क्या है। जी, मैं आपको पहले इसका सॉल्यूशन बताया था कि सेवा को प्रोफेशन मत बनाओ, प्रोफेशन को सेवा बनाओ। ये जिंदगी भर रहेगा। जी, आप एक स्कूल किए हैं, सोचिए, मैं तो स्कूल प्रोफेशन से हूँ, मैं उसी का एग्जाम्पल दूंगा। आपका स्कूल जब तक रन करेगा, आप कितना भी अच्छा चलाइए, उसमें कॉपी चेकिंग का प्रॉब्लम होगा, उसमें आपका स्कूल रन में बच्चों का बीच में थोड़ा सा नोकझोंक होगा, क्योंकि इंसान है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स रहेगा। जी, अगर किसी में नहीं है, या तो स्कूल नहीं है या फिर वो भगवान चलाते हैं। इस टाइप का है सोसाइटी में हर टाइप के इंसान रहते हैं। कभी कोई चीज़ भारी हो जाता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। मुझे लग रहा है पिछले 5-10 साल से बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ है। बहुत सारा फॉरेन मनी जो आता था वो बंद हो गया है, बहुत सारा ब्लैक लिस्टेड हो गए हैं एनजीओज। वो काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन वो कुछ परसेंटेज को हैम्पर करता है, बाकी बहुत जोर से भी हो रहा है। आप जो बोले उसमें भी सच्चाई है। उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, वो लोग करेंगे, और हम लोग भी देश की तरफ से हम लोग अगर कुछ उसमें कंट्रोल से करें। लेकिन एक चीज़ है कि सेवा को प्रोफेशन मत बनाइए, ये अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरा चीज़ है, एनजीओ जो काम करता है उसको भी देखिए दूसरे साइड से। सही बात है। वो गवर्नमेंट वहाँ पहुँच नहीं पाता। ठीक है, हम लोग देखिए, हम लोग तो एनजीओ नहीं है, हम लोग संघ है। हम लोग पिछले बार मैं आपको जो बताया कि कोविड में सारा चीज़ कर रहे थे, बहुत सारे एनजीओज कर रहे थे काम। आप एम्स में जाके देखिएगा, बहुत सारे एनजीओ खाना देते हैं, जो लोग खाना नहीं पाते हैं उनको खाना लेके देते हैं। बहुत सारा ब्लड डोनेशन में माहिर हैं, एकदम देते वो सोसाइटी के लोग, उनको कहीं से फंडिंग नहीं आता। वो लोग अपना ऑफिस नहीं खोल पाते हैं, अपना मोबाइल ही अपना ऑफिस है, काम बहुत तेज़ी से होता है। तो ये भी होता है। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हम लोग इसी में लगे हुए हैं कि जो एनजीओ जो ओरिजिनली काम करते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो, वो भी फंड रेज करे और फंड को प्रॉपर यूटिलाइज करे। सही बात है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मेरा पॉकेट में 200 रुपया होगा तो मैं 150 का सेवा का सोच सकता हूँ। सही बात है। अगर मेरे पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होगा तो मैं सोच के भी किसी को हेल्प नहीं कर सकता। तो ये खराब करके खराब होना और अच्छे करके अच्छा करना, ये दोनों में डिफरेंस है। नहीं सर, बिल्कुल। ये आप सारा जितना अच्छे से काम, बहुत एनजीओ बहुत बढ़िया काम करते हैं, वो जगह में जाके टच करते हैं जहाँ पे कोई नहीं पहुँच सकता, गवर्नमेंट तो कभी नहीं पहुँच सकता। अभी अगर बड़ा चीज़ का कुछ कमी हुआ है, कुष्ठ रोग हुआ, ये हुआ, तो उसमें एनजीओ का बड़ा हाथ है। मैं आपको जो बोला 5,000 हाथ पैर लगाने वाला चीज़ है, वही है। वो आदमी को पता नहीं था कि गवर्नमेंट दे रहा है। सही बात है। गवर्नमेंट भी वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। सर, एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे अभी आपने बताया मुझे कि गवर्नमेंट का बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है, आप बस जाओ गवर्नमेंट को अप्रोच करो, और आप एजुकेशन इंडस्ट्री से ही हो, उसी सेक्टर से हो। एक तरफ हम देखते हैं सर गवर्नमेंट स्कूल्स को, और एक तरफ हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल को। शिक्षा तो वही है, वही एनसीईआरटी की बुक्स हैं जो गवर्नमेंट में भी पढ़ाई जाती हैं, जो हमारे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाई जाती हैं। लेकिन जब सरकार के पास इतना पैसा है टैक्स का, और लेकिन जो स्तर है शिक्षा का अभी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो प्राथमिक विद्यालय हैं जो हमने देखे हुए हैं, वो मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, जो मैंने अपनी आंखों से अब तक देखा, आई डोंट नो कि भुवनेश्वर या उड़ीसा में अभी शिक्षा का स्तर क्या है, वो बहुत ही बद से बदतर है गवर्नमेंट स्कूल्स का, जहाँ शिक्षा फ्री है। तो गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि प्राइवेट स्कूल के बराबर तो नहीं, लेकिन आधे स्तर तक भी उसको ला पाए? नहीं, देखिए, ये
थोड़ा हम लोग का सोच अलग है। हम लोग भी सब गवर्नमेंट स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट हैं। आप भी शायद प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे। नहीं सर, मैं पूरी तरीके से गवर्नमेंट मैं में पढ़ा। पूरा उड़िया मीडियम स्कूल में, जहाँ पे शाम को पानी धो के लाना पड़ता था, हॉस्टल में कुछ नहीं था, करेंट नहीं था, उस टाइप का स्कूल में हम लोग पढ़ के आए हैं। और वो जो टीचर्स थे, वो जो पढ़ाई था, उसके लिए आज हम लोग इंसान हैं। सीधी सी बात, उसका बहुत सारा डेफिनेशन आप निकाल सकते हैं। कोई स्कूल खराब नहीं होता है, कोई स्कूल अच्छा नहीं होता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा मैन पावर लगा है, उसका क्या डेडिकेशन है। आज का डेट में भी ऐसा गवर्नमेंट स्कूल से जो प्राइवेट स्कूल से 100 गुना अच्छा है। ये नंबर 1। हाँ, नंबर्स में जब आप आएंगे तो क्वालिटेटिव सर्विस में जो कुछ पेरेंट्स को नहीं मिलता है तो वो लोग प्राइवेट की तरफ शिफ्ट करते हैं जी। तो उसका सॉल्यूशन यही अभी धीरे धीरे हो रहा है। वो धीरे धीरे वो लोग स्ट्रिक्ट कर रहे हैं एग्जामिनेशन को। मैं एक सजेशन दिया था IIT दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में, अनिल स्वरूप जी थे उस टाइम HRD प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कि आप अभी धीरे धीरे उस चीज़ आ रहा है, टीचर का जो रिक्रूटमेंट है वो इतना सख्त कर दो कि वो इजीली कोई टीचर नहीं बन पाए। ओके। और उसका सैलरी इतना ज़्यादा दो कि सब टीचर प्रोफेशन में अच्छे बच्चे आने का कोशिश करें, सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके। और कोई ज़रूरत नहीं होगा। एजुकेशन, हेल्थ, ये सब बिजनेस नहीं होना चाहिए, ये सीधी सी बात है। इसमें बिजनेस होगा तो फिर आगे प्रॉब्लम होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोगों का मानसिकता है कि मैं तो जॉब कर लिया, मेरा और कुछ नहीं हो सकता है। वो धीरे धीरे हट रहा है। अभी डायरेक्टली मैं बीच में बात कर रहा था यहाँ पे गवर्नमेंट में कुछ लोगों से, वो लोग बोल रहे हैं कि एक सरप्राइज चेकिंग के लिए DO सर के पास आ रहा है, आएगा अभी, वो आप रेडी हो रहा है। ओके। उनको पता नहीं कि कहाँ जाएंगे। वो स्कूल में, स्कूल का नाम आएगा, टीचर का नाम आएगा, उसका क्लास में जाके उनको बैठना है, सारा चीज़ रिकॉर्डिंग करना है और छोड़ना है। उनको भी पता नहीं होगा कि कहाँ जाएंगे। सीधे तो लिफाफा आएगा, सीधा लिफाफा मेल आएगा, वो जगहेंगे वहाँ पे आजकल तो जहाँ पे ऑन करते हैं वहीं पे एक्टिवेट होता है वो जो गूगल ये से। तो फिर उनका जो रिकॉर्डिंग जाएगा वहाँ पे एक कमिटी होगा स्टेट गवर्नमेंट में। मैं सेंटर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, स्टेट के बारे में बता रहा हूँ। वो कमिटी में 4-5 प्रोफेसर्स बैठे होंगे। वो लोग इवैल्यूएशन करेंगे, उसको कैटेगरी 4 करेंगे, एक्सेलेंट, एवरेज, बिलो एवरेज एंड पूरा 0, पोर वाला विल नॉट, ही विल हैव टू कंटिन्यू अनदर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम फुल। मतलब 2 साल का बीएड होता है, सोचिए 2 साल का बीएड, वो अपना पैसा से यहाँ से सैलरी बंद होगा, वो जाके करके फिर एग्जामिनेशन दोगा और फिर ज्वाइन करेगा, नौकरी रहेगा अपने पास। अच्छा। दूसरा चीज है पोर, उसको 1-2-3 महीना 4 महीने का ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। दूसरा है एवरेज वाला को थोड़ा सा ट्रेनिंग का जरूरत है, वो हो जाएगा। एक्सेलेंट वाला को कुछ अवार्ड्स कुछ वगैरह का प्राविधान करना पड़ेगा। ये सिस्टम होगा तो सारे पकड़े जाएंगे, ये होना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होता है जिसके लिए, लेकिन आगे बड़ा फ्यूचर है एजुकेशन और हेल्थ का। तो सर आपके साथ एक रैपिड फायर करना चाहूँगा। कुछ एक क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं जो मैं आपसे पूछूंगा, आप बस हाँ या ना या एक वर्ड में आंसर दीजिएगा। जब आपको फ्री टाइम मिलता है तो आप कौन सी हॉबी को फॉलो करते हैं? मैं फ्री टाइम तो नॉर्मली नहीं मिलता है। अच्छा। सुबह से शाम तक काम करते हैं। थोड़ा बहुत कभी मिल गया तो मैं अगर स्ट्रेस में हूँ तो कपिल शर्मा शो देखता हूँ। अच्छा जी, ये तो मैं भी करता हूँ सर। जी, स्ट्रेस में हूँ तो थोड़ा सा कपिल शर्मा शो देखता हूँ, नहीं तो कुछ मेंटर्स का मैं वीडियोस देखता हूँ। एक वर्ड में अगर आप अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहें तो क्या वो वर्ड होगा? हम बोल सकते हैं स्ट्रगलर। हर चीज के लिए स्ट्रगल करते हैं। ट्रैवल का कोई एक सबसे यादगार डेस्टिनेशन बताइए कि आप वहां गए और वो सबसे यादगार बन गया। मेरा दिल्ली में पढ़ना मेरा सबसे बड़ी चीज़ था। मैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़ सीखा। ये जो यहाँ पे मैं MBA किया, जिसके लिए मैं आज क्लास में मैं कुछ कर सकता हूँ समाज में, बहुत सारा जो यूजफुल चीज़ है वो मैं सीखा है। अगर आपको एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए तो सबसे पहला डिसीजन आप क्या लेंगे? एक दिन के लिए कुछ नहीं होता है, वो मूवी में होता है। आपको ग्राउंड से काम करना पड़ता है। एक दिन में होता तो सब कोई कर लेते हैं, ये सारा चीज़ मूवी में होता है। और सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स जो है वो एजुकेशन का अंदर में है। उसका दर्द एजुकेशन मिनिस्टर को ही पता है। वो बहुत ज़्यादा दर्द में है सब एजुकेशन वाले।
अभी सर पुलवामा में निहत्थे लोगों को मारा गया है और उनकी जाति पूछ के मारा गया है, तो अगर उसके ऊपर आपको कुछ कहना हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि जो जाति या धर्म पूछ के मारे उनका कोई धर्म नहीं है, वो विधर्मी है, नंबर 1। नंबर 2, इसका पूरा कड़ा एक्शन होना चाहिए। जहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री को बंद कर देना चाहिए। उसके लिए जो एक्शन बन पड़े वो सारा चीज़ करना चाहिए। यही अच्छा मौका है। और हमारे पास काबिल प्रधानमंत्री है, काबिल गृह मंत्री है, ठीक है, काबिल प्रतिरक्षा मंत्री है। कुछ ना कुछ तो करेंगे, ये उम्मीद है हम लोगों का। सबसे बड़ा चीज़ है मातृभूमि। अगर उसमें कोई अटैक करता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। घर में घुस के मारो, हम लोग आपके साथ हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग भी जाएंगे। क्या बात है जी, ये इसमें नो कॉम्प्रोमाइज। देशभक्ति के लिए अगर आप किसी को प्रेरणा मानते हो तो किसको मानते हो? मैं तो संघ को मानता हूँ, संघ। जो बुनियादी ढांचा से हर एक दलित निष्पेषित का जगह में ये पूरा ढंग से काम करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, प्रचार और प्रसार से बहुत दूर रहता है। इसलिए मैं उसको मानता हूँ। हर एक सेक्टर में हमारा काम चलता है संघ के। आप किसी भी सेक्टर ले लीजिए, धर्म रक्षा का सेक्टर में हो, एजुकेशन का सेक्टर में हो, हेल्थ का सेक्टर में हो, दिव्यांग का सेक्टर में हो, एडवोकेसी का सिस्टम में हो, मेडिकल डॉक्टर्स का सिस्टम में हो, हर एक सिस्टम में आपका कर्मचारी है, काम करने वाला है, श्रमिक है, सबका सिस्टम में संघ है। और संघ बुनियादी ढांचे से काम करता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे एजुकेशन हुआ, ठीक है, हम लोग एजुकेशन में तो सबसे पहले सरस्वती शिशु विद्या मंदिर अभी नाम कर चुका है, भारत का कल्चर को लेके वो एजुकेशन देता है। नंबर 2, कुछ बच्चे अगर रह जाते हैं तो उसके लिए भी अलग है हम लोग का। उनको जो बस्ती में जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते, उनको इवनिंग स्कूल्स, एकल विद्यालय चलता है हम लोगों का, बहुत कम पैसा में, 1500 रुपया, 1000 रुपया में सब हमारा गुरुजी गुरुमा सब काम करते हैं वहाँ पे गाँव में। शाम को पढ़ाते हैं बच्चों को। गांव का कोई अच्छी सी लड़की है जो पढ़ा सकता है, लड़का है जो पढ़ा सकता है, उसको लेके ट्रेनिंग दे के आके गाँव में वो बच्चों को, जो वंचित बच्चे उनको पढ़ाना। इसलिए जो ग्राउंड लेवल में जो काम होता है वो संघ करता है, जिससे देश का निर्माण होता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देशभक्तों को शाखा निर्माण करता है। इसीलिए तो मेरा आइडियल संघ है। ओके, तो सर, तो जो एजुकेशन सेक्टर के अलावा जो हमारी ट्रस्ट है वो और किस किस सेक्टर में काम कर रही है? देखिए, एजुकेशन में हम लोग काम कर रहे हैं, दिव्यांग क्षेत्र में पूरा काम कर रहे हैं। उसको छोड़ के हम लोग एक अभी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। जो स्किल टेक कंपनीज हैं, अच्छा। इंडिया में काम करते हैं, जैसे फ्लोराइज हुआ, एक्सपर्टन हुआ, बाकी कुछ बहुत सारा कंपनीज है, उनके साथ मिलकर हम लोग उड़ीसा में काम शुरू किए हैं, जिसमें आप छोटा छोटा स्केल में बच्चों को स्किल डेवलप करना है और एक टाइम पीरियड के अंदर में उनको जॉब दिलाना है, एम्प्लॉयमेंट दिलाना है, और प्राइवेट सेक्टर में दिलाना है। और वो अच्छे अच्छे कंपनीज में, जैसे आपका हमारा जो स्किल्स पार्क अभी बना है, एक नया कंपनी हम लोगों का बना है, ये भुवनेश्वर में ऑफिस है उसका। ये बहुत सारा कंपनी के साथ टाई अप करके काम करता है। तो हमारे पास बैंकिंग का कोर्सेस है, जो प्राइवेट बैंक में जाके बच्चे जॉब करेंगे, 3 मंथ का कोर्स है। तो उसी हिसाब से आपका डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब कोई अब्रॉड स्टडीज़ करना चाहता है तो उसके लिए हम लोग कोऑपरेट करते हैं, हेल्प करते हैं। अब्रॉड स्टडी में आपको एक चीज़, बढ़िया चीज़ बता, हम लोग बच्चों से एक पैसा नहीं लेते। ओके जी, जो होगा वो यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप होगा, उसमें से जो थोड़ा बहुत पैसा आएगा उसमें से कंपनी चलेगा। ठीक है। और जब आपका वीसा बनता है तो बच्चों का अकाउंट में कुछ पैसा होना जरूरी है, नहीं तो वीसा नहीं देगा। बिल्कुल। तो उस टाइम पे बच्चे का अकाउंट में कुछ पैसा दिया जाता है विदाउट इंटरेस्ट। अच्छा। तो यहाँ तक हम लोग हेल्प करते हैं। तो ये हुआ आपका ये सेक्टर। और हेल्थ सेक्टर में हम लोग का बहुत सारा काम चलता है, जैसे आई चेकिंग हुआ, रेगुलर आई चेकअप का एम्बुलेंस चलता है थ्रू आउट स्टेट सक्षम की तरफ से। आपका आई डोनेशन कैंपेन हुआ, ब्लड डोनेशन कैंपेन हुआ। ब्लड तो हम लोग कितने बार देते हैं और ये कोई काउंट नहीं है। 1-2 महीना में हम लोग कहीं पे मौका मिला तो तुरंत जाके सो जाते हैं ब्लड। तो किसी को बताते नहीं। अभी इस बार एक केस हुआ, कलिंग हॉस्पिटल में गया था, एक बच्चा का एबी पॉजिटिव ब्लड, मेरा एबी पॉजिटिव ब्लड, वो मार हो रहा है, ऑपरेशन टेबल में नहीं मिल रहा है। मैं दूसरे पेशेंट को देखने गया था, मेरा 1 महीना कितना दिन हुआ था ब्लड देने में, तो मैं जाके सो गया। मैं बोला लीजिए मेरे से ब्लड लीजिए, मेरा हो गया है, 6 महीना हो गया। तो वो जब नाम लिखे, वो नर्स सिस्टर जो थे, तो उनका एज 55 लगभग होगा।
वो जब मेरा नाम लिखे, उसके बाद सक्षम में परिचय दिया, मैं सक्षम में हूँ, तो तुरंत उतर के आए। उनका सारे बच्चों को बुला के मेरे साथ सब सेल्फी लिए। मुझे लगा कि मैं एक सेलिब्रिटी बन गया क्या बात है। जी। और अंदर बंद कर दिए, बोले कि अच्छा आदमी आज आया है। ये इसमें पेट भर जाता है और कुछ ज़रूरत नहीं, ना पैसा का ज़रूरत है ना कुछ का ज़रूरत है। तो ये लोग फोटो वोटो उठाए, उसका माँ का जो रोना, जो खुशी था, इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, मेरा सारे बच्चों को बोलता हूँ, आप 18 साल जब होगा, वो जो जन्मदिन आप मनाएंगे, एक बार सारा यूथ एक प्रोमिस लीजिए कि उस दिन ब्लड एक डोनेट कीजिए। वो स्टार्टिंग है, आपको 18 साल से पहले कोई नहीं लेगा आपसे। जिस दिन 18 साल होगा, ये मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सबसे, कि आप ब्लड कोई फैक्ट्री में नहीं बन सकता, हम लोगों को ही ब्लड डोनेट करने से ही दूसरे को मिलेगा। सही बात है जी। इसलिए ब्लड डोनेट करना ये एक प्रैक्टिस बना दीजिए। 6 महीना में एक बार ब्लड डोनेट करें, खुद स्वस्थ रहे, दूसरे को स्वस्थ करें। और बहुत सारा सेक्टर में भी, अलग अलग सेक्टर में काम चलता है जी। तो साहू जी, सब अब हम अपने इस पॉडकास्ट की तरफ अंत में हैं। तो अगर मैं एक मैसेज आपसे कहलवाना चाहूँ या कोशिश करूँ कि जिससे कि जितने व्यूअर्स ने अब तक आपका वीडियो देखा, पॉडकास्ट देखा, एक मैसेज उनको जाए आपकी ट्रस्ट की तरफ से, तो क्या होगा? प्लीज आप बताएं। देखंतु किछि ज्ञान देला भली जिनिस नाही आम पाखरे। आमे मु ओडिया रे कहूची, केवल गोटे कथा कहू, मनीष भली बंचिबा, मनीष भली बंचिया पे हेले अन्य मानक पई किछि करिया पे पड़िबो, समाज में किछि करिया पे पड़िबो। तो इसका अंत ये है भैया कि इंसान जैसा हम लोग जिंदा रहे तो अच्छा होगा, जिसके लिए दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, समाज के लिए कुछ ना कुछ करने से बेहतर समाज गठित हो सकता है। तो आप लोग सब आगे आए और हम लोग एक बेहतर समाज की ओर जाए। सब पुराने जो भारत का कल्चर, जो ट्रेडिशन, उसके ऊपर हम लोग को और एक बार केंद्रित करें और एक अच्छा समाज बनाए, उसके सबको रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल से कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और सत्यव्रत साहू जी के आपने विचार को सुना, सर की ट्रस्ट के बारे में सुना। इतने अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे इतने साल से, और जो संघ को लेके सर के जो विचार हैं, जो भावना है, जो मैं कह सकता हूँ कि प्रेरणा है, कि अपने बड़े भाइयों से लेके उन्होंने सोशल कॉज को आगे बढ़ाया है कि हमें दिव्यांग लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनको शिक्षा देनी चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। वो अपने आप में एक सराहनीय है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर के और ट्रस्ट को जुड़ें, और उनका नंबर, आपको ईमेल एड्रेस, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप लोगों से जो भी हेल्प हो सकती है, और जो अभी सर का एक नया ब्रोती, एक नया जो वर्टिकल आ रहा है, उसमें भी आप लोग काफी सर की मदद करें। और साथ में अगर आपको लगता है कि हमने इस पॉडकास्ट में, इस वीडियो में कोई गलत मैसेज दे दिया या कोई गलत बात कह दी है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और आपका कोई भी सुझाव हमारे लिए सराहनीय होगा जो आप कमेंट सेक्शन में देंगे। एंड प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, लाइक करें, एंड चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ पर, आपने कीमती समय निकाला। मेरे तरफ से भी अगर कोई गलत बोल दिया हूँ तो मुझे माफ कर दीजिए। जल्दी सर दोबारा मिलेंगे आपसे, जी। और कोशिश करेंगे कि भुवनेश्वर में मिलें, और जो भी आपका इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, और जो आप दिव्यांग लोगों की मदद कर रहे हैं, उसको हम कवर करके हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा पाए। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।